हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सनी। आज के क्लास में हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को शुरुआत करने वाले हैं, जो कि है टुवार्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। मतलब फिर से ये लोग सिविल डिसोबीडियंस के तरफ बढ़ रहे थे। सिविल डिसोबीडियंस क्या होता है बाबू? ऐसा प्रोटेस्ट होता है जिसमें क्या होती है, बहुत बड़ी संख्या में लोग क्या करते हैं, किसी लॉ के खिलाफ, किसी टैक्स के खिलाफ, किसी नियम के खिलाफ, ठीक ना, जो वर्तमान सरकार है उसके खिलाफ विद्रोह करते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? सिविल डिसोबीडियंस, जिसमें सविनय अवज्ञा होता है इसका हिंदी मतलब, ठीक ना। तो यही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फिर से सिविल डिसोबीडियंस की तरफ मुड़ रही थी, ठीक ना, जो भारतीय लोग थे या जो भारतीय ग्रुप्स थे, ठीक ना। अब इसका क्या कारण था, इसके पीछे समझिएगा कि अभी तक हम लोगों ने तो देखा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, लेकिन एकाएक क्या हो गया कि सिविल डिसोबीडियंस की तरफ फिर से जाने लगी, ठीक ना। इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो मैंने आपको बता दिया था, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, ठीक ना, उसको अलग अलग ग्रुप ने अलग अलग तरीके से उसको इंटरप्रेट किया, ठीक ना, और उसका अलग अलग तरीके से मतलब निकाला और अलग अलग तरीके से उस आंदोलन को उन्होंने क्या किया, एग्जीक्यूट किया अपने अपने रीजन में, ठीक ना। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आज हम लोग पढ़ेंगे सिविल डिसोबीडियंस की तरफ, ठीक ना, कि क्यों सिविल डिसोबीडियंस की तरफ जा रही थी, क्या चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि फरवरी 1922 में 1922 की घटना है। फरवरी में महात्मा गांधी ने निर्णय ले लिया कि वो क्या करेंगे, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो आंदोलन उन्होंने शुरुआत किया है, उसको वो वापस ले लेना चाहते थे, ठीक ना। उन्होंने, महात्मा गांधी ने 1922 में ये निर्णय ले लिया। और ये निर्णय कब लिया गया? चौरी चौरा जो इंसिडेंट हुआ, आपको पढ़े भी होंगे, गोरखपुर में जो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था 4 फरवरी को, इसी के कारण उन्होंने क्या किया, ये निर्णय लिया हुआ था, ठीक ना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा विद्रोह हुए थे, ठीक ना। भारत के लोगों ने भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए थे, ठीक ना, हिंसा मतलब की थी, ठीक ना। इसके बाद से महात्मा गांधी ने सोचा कि क्या करते हैं, इस मूवमेंट को वापस ले लेते हैं, ठीक ना, क्योंकि महात्मा गांधी तो चाहते थे वायलेंट ना हो, नॉन वायलेंट तरीके से कोई मूवमेंट हो, ठीक ना, सत्याग्रह होकर कोई मूवमेंट किया जाए, सत्याग्रह के प्रिंसिपल पर कोई आंदोलन किया जाए, ठीक ना। जबकि ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिल रही थी, अलग अलग जो स्ट्रगल हो रहे थे वहाँ पे, ठीक ना। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। अब क्या कर रहा है कि जो कांग्रेस के अंदर ही क्या थे, कुछ लीडर्स इस तरह के मास स्ट्रगल से थक चुके थे। मतलब मास स्ट्रगल जिसमें बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते थे, संघर्ष करते थे, विद्रोह करते थे। तो कांग्रेस के अंदर ही कुछ ऐसे लीडर्स थे जो इस स्ट्रगल से थक चुके थे, इस तरह के संघर्ष से थक चुके थे, इस तरह के विद्रोह से थक चुके थे, और वो चाहते थे कि अब इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया जाए, ठीक ना। और क्या किया जाए, इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया जाए। जो प्रोविंशियल काउंसिल होती है, प्रोविंशियल काउंसिल मतलब जो प्रांतीय जो सभा होती है, उसमें वो लोग क्या करें, इलेक्शन में भाग ले, प्रांतीय सभा के इलेक्शन में भाग ले, जिसको सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत, ठीक ना। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के तहत क्या क्या इस्टाब्लिश किया गया था। तो प्रोविंशियल काउंसिल को इस्टाब्लिश किया गया था, ठीक ना, जहाँ पे क्या होते थे, इंडियन मेंबर चुन के जाते थे, ठीक ना, मतलब इलेक्ट होके उस सभा में जाते थे, ठीक ना, जहाँ पे ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इंडिया के रिगार्डिंग डिसीजंस लेते थे, ठीक ना, लॉ पास करते थे, ठीक ना। तो यहाँ पे वो लोग जाते थे। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अब हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक ना। क्यों ऐसा चाहते थे? क्योंकि उनका मानना था, ठीक ना, वो महसूस करते थे कि अगर क्या करना है, इट वाज इम्पोर्टेंट, यह बहुत ज़रूरी है कि हमें ब्रिटिश के जो भी नियम है, ठीक ना, काउंसिल के अंदर, मतलब जो सभा है, जो इलेक्शन, जो पार्लियामेंट है, उसमें जो मतलब जो भी प्रोविंशियल काउंसिल है, ठीक ना, उसके अंदर हम लोग ब्रिटिश के जो भी कानून वो बनाते हैं उसका अपोज करना है, उसका विद्रोह करना है, ठीक ना, और उनसे बहस करना है, सुधार का मतलब उनसे तर्क करना है, ठीक ना, सुधार के लिए, ठीक ना। एंड ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट दैट, और ये भी दिखाना है कि जो काउंसिल आप बनाए हो, ठीक ना, ये क्या है, ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं है, मतलब एकदम सही तरीके से लोकतांत्रिक नहीं है, ठीक ना। उन्होंने ये सारी चीज़ें मतलब इस कारण से वो क्या चाहते थे कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे। तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि क्यों वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, क्योंकि उसी प्रोविंशियल मतलब वो भी वही एक तरह का मान लीजिए पार्लियामेंट था, वहीं पे क्या करती थी, ब्रिटिश पॉलिसी बनाती थी, नियम बनाते थे, ठीक ना। तो अगर भारतीय मेंबर रहेंगे तो अगर कुछ किसी जैसे कि रोलेट एक्ट का नियम निकला था, उस तरह का नियम निकलेगा तो ये लोग क्या करेंगे, उस चीज़ का विद्रोह करेंगे, ठीक ना। यही चाहती थी भारतीय में जो और भी कांग्रेस लीडर थे, उनका यही मानना था।
जैसे कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया विद इन द कांग्रेस। क्या किया? स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक ना, मतलब स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स से पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने कांग्रेस के अंदर ही, ठीक ना, आर्ग किया, ठीक ना, मतलब उन्होंने तर्क दिया या उन्होंने एक बात बोली कि हमें क्या करना चाहिए कि काउंसिल पॉलिटिक्स में फिर से राजनीति में लौट जाने चाहिए, ठीक ना, मतलब जो काउंसिल पॉलिटिक्स होती है यानी जो असेंबली पॉलिटिक्स होती है जहाँ पे हम लोग चुन के जाते हैं वहाँ पे फिर से हमें लौट जाना चाहिए, ठीक ना। लेकिन जो यंगर लीडर्स थे, यंगर लीडर्स कौन? जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने क्या किया? इन्होंने और भी ज़्यादा रेडिकल मास एजिटेशन का उन्होंने इस पे जोर दिया, प्रेस फॉर मोर रेडिकल मास एजिटेशन, मतलब उन्होंने और भी ज़्यादा जोर दिया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुटा सके विद्रोह करने के लिए। और फुल इंडिपेंडेंस पर मतलब पूर्ण तरीके से स्वतंत्र होने पर इन्होंने क्या किया? जोर दिया। जबकि ये जो लीडर्स थे इन्होंने पॉलिटिक्स में रिटर्न होने के लिए बोला, जबकि जवाहरलाल नेहरू ये लोग क्या थे? इन्होंने सोचा कि अभी भी हमको क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करना चाहिए, विद्रोह और भी बड़ा करना चाहिए ताकि हम फुल इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण कंप्लीट इंडिपेंडेंस हम हासिल करें ब्रिटिशर्स से। ऐसा सिस्टम चल रहा था उस समय तक, जब महात्मा गांधी ने क्या किया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। तब ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए क्या होता है, इसी के पीछे एक और भी चीज़ें चल रही थी, ठीक ना। क्या चल रहा था इस चीज़ को समझिएगा। कह रहा है कि इस तरीके के सिचुएशन में, इन सच ए सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट एंड डिसेंशन, 2 फैक्टर्स अगेन शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड द लेट 1920s। कह रहा है कि इस तरह के सिचुएशन में, मतलब इस तरह की जो स्थिति थी, परिस्थिति थी, उसमें एक आंतरिक विवाद भी चल रहा था, ठीक ना, एक आंतरिक मतभेद भी चल रहा था, ठीक ना, जो उस समय भारत की पॉलिटिक्स को, भारत की राजनीति को दिशा देने का काम कर रहा था, ठीक ना। क्या सिचुएशन था? जैसे कि फर्स्ट जो इफेक्ट देखने को मिला वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन का, उस समय क्या हुआ? जैसे कि आपको पता है वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था, उसके चलते बहुत ज़्यादा क्या हुई थी? पैसे रुपए की कमी आई थी, ठीक ना। तो इकोनॉमी आर्थिक जो बहुत ज़्यादा उनको संकट झेलना पड़ा था, ठीक ना। एग्रीकल्चर प्राइसेस बिगिन टू फॉल फ्रॉम 1926 एंड कोलैप्स आफ्टर 1930। कह रहा है कि एग्रीकल्चर प्राइस जो यानी कृषि जो संबंधी प्राइसेस थी, कृषि संबंधी जो वस्तु थे उसके जो दाम थे वो 1926 से लेकर 1926 तक तो गिरना शुरू हुआ है, उसके बाद से कोलैप्स कर गया, मतलब एकदम ढह सा गया, मतलब एकदम जो पहले जो जिस तरीके से सिस्टम चल रहा था उस एकदम वो सिस्टम क्या हो गया? उलट सा गया था, ठीक ना। मतलब बहुत ज़्यादा पैसे एकाएक जो भी प्राइस के दाम होते, जो भी वस्तु के दाम होते थे, एकाएक वो सारे वस्तु के दाम कम होना शुरू हो जाते हैं, ठीक ना। एज ए डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स फेल। कह रहा है कि जैसे जैसे डिमांड मतलब जो मांग होती है, अब जाहिर सी बात है डिमांड कम होगी तो प्राइस गिरेगा ही, ठीक ना। ये तो आपका इकोनॉमिक्स में आप चीज़ें समझे होंगे, ठीक ना। तो कह रहा है कि जैसे जैसे डिमांड वस्तुओं का गिरता चला गया, एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन होने लगा, मतलब जो बाहर पहले भारत एक्सपोर्ट करता था, ठीक ना, अपनी एग्रीकल्चर चीज़ों को, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को बाहर बेचता था, अब वो क्या हो गया? धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। अब पीजेंट्स जो किसान थे वो उनको परेशानी हो रही थी। क्या परेशानी हो रही थी? कि वो अपने जो भी क्रॉप्स उगाते थे उसको बेच नहीं पाते थे और पैसा भी वो चुका नहीं पाते थे, मतलब जो टैक्स उनसे लिया जाता था ज़मींदार के द्वारा, ताल्लुकदार के द्वारा, वो भी वो लोग अब चुका नहीं पा रहे थे, ठीक ना। तो 1930 तक, बाई 1930 मतलब 1930 तक क्या हुआ? जो कंट्री साइड था, जो गांव की स्थिति थी, पूरी टर्मोइल हो चुकी थी। टर्मोइल मतलब समझ रहे ना, पूरा उथल पुथल का माहौल था गाँव में, ठीक ना। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए आपको। अब क्या हो रहा था? इसी के मतलब ये सारी सिचुएशन के अंतर्गत ही क्या हो रहा था कि जो न्यू टोरी गवर्नमेंट है, ठीक ना, ब्रिटेन में एक नया न्यू टोरी गवर्नमेंट हुए थे, ठीक ना। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मतलब एक सरकार होती थी टोरी गवर्नमेंट, ठीक ना, टोरी शासन कर रहे थे, ठीक ना। उन्होंने एक स्टैट्यूटरी कमीशन सेटअप किया, किसके अंडर? सर जॉन साइमन के अंडर, मतलब सर जॉन साइमन के अंदर उन्होंने एक आयोग का गठन किया, कानूनी आयोग, ठीक ना। स्टैट्यूटरी मतलब कानूनी होता है, संवैधानिक होता है। संवैधानिक आयोग का उन्होंने गठन किया, जिसके लीडर किसको बनाया है? सर जॉन साइमन, ठीक ना। अब ये क्यों गठन किया गया था इसको समझिएगा। ये गठन इसलिए किया गया था क्योंकि जो मांग हो रही थी नेशनलिस्ट मूवमेंट की, ठीक ना, नेशनलिस्ट मूवमेंट यानी जो हमारे नेशनलिस्ट जो लीडर्स थे उन जो मांग कर रहे थे
उसको देखने के लिए कि क्या मांग है, उसको समझने के लिए, ठीक ना, उन्होंने क्या किया था, इस आयोग का गठन किया था। तो समझ में आ जाना चाहिए। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि स्टैट्यूटरी कमीशन यानी साइमन कमीशन का स्थापना क्यों किया गया था। तो आपको बताना होगा साइमन कमीशन का स्थापना इसलिए किया गया था कि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हमारे इंडिया में चल रहा था उसको समझे कि क्या उनकी डिमांड है, ठीक ना, नेशनलिस्ट लीडर की क्या डिमांड है, ठीक ना, और भारत में किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, संवैधानिक जो प्रणाली है वो किस तरीके से है, ठीक ना, और उसमें क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, ये स्टैट्यूटरी कमीशन, ठीक ना, का गठन किया हुआ था, संवैधानिक आयोग का गठन किया हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम यही था, ठीक ना, इस कमीशन में, इस आयोग में यही समस्या थी कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे। अब जाहिर सी बात है, जब आप क्या कर रहे हो, मानो भारत के राजनीतिक प्रणाली को देखने के लिए, ठीक ना, भारत के जो नेशनलिस्ट लीडर है उनके मांग को पूरा करने के लिए एक आयोग का गठन कर रहे हो और उसमें भारत का कोई सदस्य नहीं है, ठीक ना, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, एक जो निष्पक्ष तरीके से जो भारतीय की जो विश है, इच्छा है, ठीक ना, उसको आप उसमें कंसीडर नहीं करोगे, ठीक ना। एज ए इंडियंस अगर कोई रहेगा तो उसको क्या होगा, जो इंडियंस नेशनलिस्ट है उनको समझ में आएगा कि हाँ, भारत के लोगों को भी प्रायोरिटी दी जा रही है, ठीक ना। और इसलिए भी भारत के लोगों ने क्या थे, भारत के लोग जो थे वो इससे नाखुश थे, ठीक ना। जो भी मतलब साइमन कमीशन में जो सदस्य थे वो क्या थे, सब के सब ब्रिटिशर्स थे, ठीक ना। तो इस कारण से क्या हुआ, जब साइमन कमीशन इंडिया आई, ठीक ना, साइमन कमीशन का आगमन हुआ भारत में, तो क्या हुआ, उनका स्वागत किया गया 1928 में, मतलब वो आते हैं और उनका स्वागत किसके साथ हुआ, एक नारे के साथ। क्या नारा था, गो बैक साइमन, मतलब चले जाओ, ठीक ना। इस नारे के साथ उनका स्वागत किया गया और इस विद्रोह में, मतलब जो इनके खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, साइमन कमीशन जो आयोग था, इनके खिलाफ विद्रोह में बहुत सारी पार्टियां भी शामिल थी, कांग्रेस भी थी, मुस्लिम लीग जो पार्टी थी, ठीक ना, वो लोग भी इस विद्रोह में उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, ठीक ना। लॉर्ड इरविन, इसके बाद से क्या हुआ कि लॉर्ड इरविन, ठीक ना, कौन, लॉर्ड इरविन, ठीक ना, इन्होंने अक्टूबर 1929 में क्या किया, अनाउंस किया, एक घोषणा की। क्या घोषणा की, एक ऑफर दिया। ऑफर कैसा था, अस्पष्ट था, मतलब क्लियर नहीं था। क्या ऑफर था कि भारत को क्या दे दिया जाएगा, डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा, मतलब एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, ठीक ना। आने वाले समय में, आने वाले फ्यूचर समय, मतलब आने वाले जो समय होगा उसमें भारत को एक क्या किया जाएगा, डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा, मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, ठीक ना। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होता है, गोल मेज समारोह, ठीक ना, यहाँ पे मतलब मीटिंग टाइप का, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इस चीज़ का डिस्कशन करेंगे, इस चीज़ की चर्चा करेंगे कि भारत का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, अगर भारत बन जाता है, भारत एक डोमिनियन स्टेटस हो जाता है, मतलब पूर्ण राज्य बन जाता है, तो उसका संविधान कैसा होगा, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। मतलब एक तरीके से उनको बहलाने फुसलाने का काम किए थे लॉर्ड इरविन कि भारत के जो नेशनलिस्ट लीडर है इससे शांत हो जाएं, ठीक ना, ये सारी चीज़ें सुनकर। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या की, कांग्रेस लीडर को सेटिस्फाई नहीं की, मतलब ये इन सब चीज़ों को सुनकर जो कांग्रेस लीडर थे, ठीक ना, वो संतुष्ट नहीं हुए, ठीक ना। जो रेडिकल्स थे, रेडिकल्स अभी मैंने आपको सारी आइडियोलॉजी पढ़ा चुका हूँ, ठीक ना, क्लास 9 में बताया था, क्लास 10 में भी बहुत सारे बार आपको इस चीज़ों को चर्चा कर दिया हूँ, रेडिकल्स, लिबरल्स, ठीक ना, इन सब को आपको ध्यान रखना होगा। तो जो रेडिकल्स थे, मतलब जो ज़्यादा उग्र होते थे, ठीक ना, ज़्यादा एग्रेसिव होते थे, उन्होंने क्या किया, कांग्रेस के अंदर जो रेडिकल्स थे, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ठीक ना, इन्होंने ज़्यादा जोर दिया, ठीक ना, किस बात पे ज़्यादा जोर दिया कि हमें क्या करनी है, हमें इन तरह के जो बहलावा है या जो भी मतलब ये हमको आश्वासन दे रहे हैं, इसमें इसके चक्कर में हम लोग को नहीं पड़ना है, हमें अपना जो विद्रोह है वो कंटिन्यू रखना है, ठीक ना। द लिबरल्स एंड मॉडरेट्स, करे कि जो लिबरल्स थे, जो मॉडरेट्स थे, ठीक ना, उन्होंने ब्रिटिशर्स की बातों को माना, ठीक ना, और उन्होंने सोचा कि हम क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को क्या करते हैं, मतलब संवैधानिक प्रणाली को प्रपोज करते हैं, प्रस्ताव रखते हैं, ठीक ना, ब्रिटिश के अंदर ही, यानी ब्रिटिश गणराज्य के अंदर ही हम क्या करते हैं, एक भारत के लिए संवैधानिक, मतलब भारत जब आज़ाद होगा तो उसका संवैधानिक प्रणाली कैसा होगा, इसके लिए एक फ्रेमवर्क हम पेश करते हैं, ठीक ना, ब्रिटिश डोमिनियन के सामने। लेकिन उन्होंने क्या किया,
वो भी क्या थे, उन्होंने भी अपना इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव धीरे धीरे उनका भी ब्रिटिश जो असेंबली होता था, काउंसिल होता था, उनमें उनका प्रभाव धीरे धीरे कम होता चला गया लिबरल्स और मॉडरेट्स का, ठीक ना। इन दिसंबर 1929, दिसंबर 1929 की बात है, जब जवाहरलाल नेहरू क्या थे, कांग्रेस के अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक ना। लाहौर में मीटिंग हुई, लाहौर में क्या हुआ, मीटिंग हुआ, और उसमें कांग्रेस के लीडर जवाहरलाल नेहरू ने क्या की कि उस मीटिंग का अध्यक्षता थी कि मतलब उसके लीडर बने वो, ठीक ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस मीटिंग में एक घोषणा की, ठीक ना। क्या घोषणा की, ठीक ना, कि हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज का डिमांड करेंगे, मतलब हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए ब्रिटिशर से, इसकी हम लोग क्या करेंगे, मांग करेंगे, ठीक ना। और ये डिक्लेयर किया उस मीटिंग में, उन्होंने क्या किया, ये डिक्लेयर किया कि जो 26 जनवरी 1930 है उसको हम लोग क्या करेंगे, अपने इंडिपेंडेंस डे के तौर पर सेलिब्रेट करेंगे, यानी 26 जनवरी 1930 को हम लोग क्या करेंगे, भारत का आज़ादी दिवस मनाएंगे उस दिन। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि पहली बार कब भारत में आज़ादी दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था, ठीक ना, स्वतंत्रता दिवस। तो आपको याद रखना है 26 जनवरी 1930। और ये किस सेशन के बाद, मतलब किस सेशन में यह बात रखी गई थी, डिमांड की गई थी, यह सेशन लाहौर का जो सेशन था उसमें। इसके लीडर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना, ये ध्यान रखना है आपको। कह रहा है क्या, उन्होंने डिक्लेयर किया कि 26 जनवरी को हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, ठीक ना। और उन्होंने ये भी बोला कि हम लोग क्या करेंगे, उस दिन शपथ लेंगे, हमारे लोग जो हमारे भारतीय लोग हैं वो उस दिन शपथ लेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, संघर्ष करेंगे कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए, यानी पूर्ण आज़ादी हमको चाहिए, इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे, ठीक ना, विद्रोह करेंगे ब्रिटिशर्स का। लेकिन ये जो सेलिब्रेशन था, ये जो योजना थी, ठीक ना, बहुत कम ध्यान खींच पाई, ठीक ना, ब्रिटिशर्स का भी या जो और भी लोग थे, मतलब इस पर बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया, ठीक ना। यहाँ पे लेकिन महात्मा गांधी ने क्या किया, एक तरीका निकाल लिया कि ये जो भावनात्मक विचार है आज़ादी का, ठीक ना, इसको हम क्या करेंगे, जो और भी जो ज़्यादा जटिल इशू है, जो जटिल मामला है लोगों के प्रतिदिन जीवन में, उससे जोड़ेंगे, ठीक ना, इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम को, मतलब ये जो भावनात्मक विचार है आज़ादी का, तो उनके जो जीवन में जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, उससे जोड़ेंगे कि अगर आप आज़ादी के लिए लड़ाई करोगे या आज़ादी के लिए संघर्ष करोगे तो आपको जो जीवन में जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक ना। तो उन्होंने एक आइडिया इसका निकाल लिया, ठीक ना, महात्मा गांधी ने। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी उस समय, ठीक ना। तो आपने ये सारी चीज़ें मतलब समझ ली कि किस तरीके से अभी शुरुआत किस तरीके से अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, सिविल डिसोबीडियंस की तरफ मूव करने वाले हैं। तो उसके लिए अभी हमने सारी सिचुएशन पढ़े कि क्या क्या सिचुएशन उस समय भारत में हो रही थी। अब हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे साल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी साल्ट मार्च पढ़ेंगे, साल्ट मार्च क्या था और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था। अभी शुरुआत नहीं हुआ सिविल डिसोबीडियंस की तरफ, लेकिन सिचुएशन बन चुकी है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, ठीक ना। किस तरीके से सिचुएशन बनी ये आपको मैंने आज के वीडियो में क्लियरिफाई कर दिया, ठीक ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक ना, आपको क्लियर हो रहा होगा A to Z। आप लोग, मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन आप लोग को जो भी वीडियो है आपको लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, ठीक ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टूडेंट्स को इस चैनल के बारे में बताएं, ठीक ना, कि ये चैनल मतलब स्टडी के लिए जो आपका जो भी पढ़ाई हो रहा है, आपको अच्छे से जो भी कॉन्सेप्ट है क्लियर किए जाएंगे, ठीक ना, इस चैनल पे। तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को स्प्रेड करें, ठीक ना। तो इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।